Hey guys, this is AK and welcome to this channel चौधरी ज्ञान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों SC वर्मा के अकॉर्डिंग। SC वर्मा बुक होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, आप पता होगा आपको। तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं और बाकी चैप्टर भी कवर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है इस किताब से पढ़ना, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। तो इसलिए हम लोग इससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर ही है, तो उसके इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं चैनल पर, तो आपको इसमें धीरे धीरे सारे चैप्टर मिल जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जब सबसे पहले देखा हमने, इसमें जो हेडिंग हमें देखने को मिलती है वो मिलती है कि व्हाट इज़ फिजिक्स, के फिजिक्स क्या है। हालांकि तो इसमें हमने देखा कि फिजिक्स जो है कि जो हमारा नेचर है, नेचर में जो चीज़ें हमारी चल रही हैं, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, उसके जो कुछ नियम हैं वो सारी चीज़ें फिजिक्स के रूप में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो दोस्तों हमारे डेली डेली लाइफ में जो है कि होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे। लेकिन हम उन पर गौर करते हैं जब बहुत देर तक, जब हम उन पर क्या रिसर्च करते हैं, तब हमें जाकर उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में पता चलता है। तो अगर आपको अभी भी थोड़ा सा नहीं आया समझ में कि फिजिक्स को जो शुरुआत में कैसे इन साइंटिस्ट ने कैसे कुछ लॉ बना दिए, कैसे नियम बना दिए, मतलब कैसे उन्होंने इस तरह के फार्मूला भी दे दिए, ये सब ये समझने के लिए हमारे सामने आपको एक नाम दिख रहा होगा। यहाँ पर नाम दिख रहा होगा आपको, द ग्रेट फिजिसिस्ट का, डॉक्टर RP फैमैन। तो इन्होंने फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है एक एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए, देखिए आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये कहानी बताई इन्होंने, वो बहुत अच्छी कहानी है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए आपको एक चेस की जो गेम चल रहा है उसको आपको कुछ नहीं पता। चेस तो जानते होंगे आप, एक चेस जो गेम होता है आपका, इसमें हाथी घोड़ा वो रहते हैं, सैनिक वैनिक चलते हैं फिर आप लोग। ठीक है, तो उस चेस के गेम में आपको कुछ नहीं पता, मान लीजिए आपको बिल्कुल इसकी बिल्कुल एक भी कुछ नहीं आता उसके बारे में। और लेकिन जो दो लोग हैं वो उस चेस के गेम को खेल रहे हैं, और आपको अगर उनके साथ बैठा दिया जाए बीच में देखने के लिए चेस के गेम को, तो आप जब धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हर बार भैया ये तो हाथी को बिल्कुल सीधा चलता है, हर बार ऊँट को ये हमेशा तिरछा चलता है। तो इस तरीके से आप अपने काफ़ी सारे क्या कुछ अपने आप से कुछ नियम या कुछ रूल्स निकाल देंगे। सो इसी तरह फिजिक्स में भी हुआ कि जब नेचर का जो वर्क है वो नेचर अपने आप कर रहा है, नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं घटित, उस तरीके से जो इवेंट्स नेचर में हो रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने उनको ऑब्जर्व किया बहुत देर तक, और उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद बहुत सारे कुछ जो नियम निकाले, लॉज निकाले, उन्हीं को फिजिक्स के लॉज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में जाना है। तो ये कुछ वाटेड फिजिक्स का जो टॉपिक था वो कवर किया अपन ने इसमें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे ही हमने जब चेस के गेम को खेलते हुए देखा दो लोगों को, लेकिन काफ़ी बार उन्होंने क्या किया, कोई कोई जो एक मूवमेंट था, यानी कि कोई मूव है, कोई एक चाल है, वो उनने नहीं चली, जैसे कि उन्हें उसमें घोड़े का यूज़ ही नहीं किया। तो हमें तो लगेगा कि इसमें घोड़े का कोई यूज़ ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब हमने और बड़े मैच देखे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे देखे, इसी इसी तरीके से जो धीरे धीरे लॉज निकलते आते हैं और उनमें सुधार भी होता जाता है। और किसी के लॉ फेल हो जाते हैं, कभी कभी हम गलत देख लेते हैं कि क्या पता किसी ने कोई गलत चाल चल दी हो, तो इसलिए कुछ लॉ गलत भी हो जाते हैं और उन्हें सही भी किया जाता है। तो बिल्कुल इस तरह गेम की तरह है, मान लीजिए आप इसे। ठीक है, इस तरह आप क्रिकेट को भी सोच सकते हैं कि आपको कुछ नहीं आता क्रिकेट के बारे में, लेकिन आप देखें अगर मैच के, आपने देखा कि जब बाउंड्री के ऊपर से बॉल जाती है तो ये 6 दे देता है हर बार, और जब भी नीचे टच होकर जाती है ग्राउंड से तो 4 देता है। तो ये आपने ये अपना क्या निकाल लिए, रूल निकाल लिए कि हाँ जब ऊपर से जाएगी तो 6 है, नीचे से जाएगी तो 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने भी ऑब्जर्व किया इस नेचर को और कुछ लॉ दिए, वही हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, उन्हीं लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो आइए अगली जो हमारे पास हेडिंग है वो फिजिक्स एंड द मैथमेटिक्स, कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या हमारे पास रिलेशन है। तो यहाँ पर बात करते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर बिकम ईजी इफ़ वी हैव अ फ्रीडम टू यूज़ मैथमेटिक्स। अगर हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स का यूज़ करने की फ्रीडम मिल जाए तो हम काफ़ी अच्छी से फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा है आपको
कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा फॉर्मूला, अगर उसमें हम मैथ यूज़ करें, माने कि रिप्रेजेंट करें इस तरह कि M1 का मल्टीप्लाई M2 से अपॉन R का स्क्वायर, तो लैंग्वेज में लिखने में कितना टाइम लगता है और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करने में कितना टाइम लगता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। इसलिए मैथमेटिक्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो जैसे कि और मैथमेटिक्स की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, टेक्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फिजिक्स को आसान बना देती हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने में और इसके बारे में जानने में। ठीक है, तो यही है कि दस कह सकते हैं हम लोग कि मैथमेटिक्स एक क्या लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। अगर आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा ज्ञान नहीं होगा तो आपको फिजिक्स का ज्ञान बहुत कम हो पाएगा। मतलब कि बेसिक मैथ का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि आपको इंग्लिश अच्छी बोलने के लिए थोड़ी बहुत ग्रामर आनी चाहिए और इंग्लिश के जो शब्द हैं वो आने चाहिए। इसी तरह फिजिक्स के लिए आपको बेसिक मैथ तो आना ही चाहिए। इसलिए इसमें कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ आर लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट्स एंड हु डिसाइड द यूनिट्स। हेडिंग आपको एक मिलती है, जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस बुक में, SC वर्मा में, यूनिट्स एंड हु डिसाइड यूनिट टू मेज़र अ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी होती हैं थोड़ी बहुत, जैसे ठीक है, जिनको हम मेज़र करने के लिए हमें कुछ यूनिट्स की ज़रूरत होती है कि क्वांटिटीज़ क्या, कैसे हम उन्हें मेज़र करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एलिफेंट है, आपको पता है कि वो बकरी से भारी होता है। ठीक है, एलिफेंट इज़ हैवियर देन द गॉट, बट एक्चुअली हाउ मनी टाइम्स, लेकिन जो एक्चुअली है वो कितने टाइम्स है और कितना है, ये क्वेश्चन हम आसानी से दे पाएंगे अगर हमारे पास एक जो वेट मेजर करने की फिक्स यूनिट होगी, मास। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास तो, लेकिन अब इन्हें डिसाइड कौन करता है। तो एक बॉडी है कॉन्फ्रेंस जनरल डैशबोर्ड्स एट मीजर, ये फ्रेंच में कहा जाता है इसे, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर। ठीक है, इंग्लिश में CGPM। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इंग्लिश में कहा जाता है इसे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर। ये ऊपर वाला इसका फ्रेंच का नेम है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जनरली कॉन्फ्रेंस से लेके ये आपका यहाँ तक ये फ्रेंच नेम है इसका। इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, CGPM। ठीक है, तो CGPM याद कर लीजिएगा, अच्छा रहता है। इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड द यूनिट और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करते करके जो है कि ये यूनिट्स को डिसाइड कर देते हैं कि हाँ ये यूनिट्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी होता है कि हाँ इन्हें अगर डिसाइड किया है तो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद एक नोट भी देख सकती है, 1971 में CGPM ने एक मीटिंग करी थी हेल्ड, जिसमें इन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से आप SI यूनिट कहते हैं, वो इन्होंने 1971 में इस मीटिंग में डिसाइड किया था कि जो इंटरनेशनल है हर जगह, मतलब नहीं तो पहले ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होती होगी कि आपने यहाँ से कुछ कपड़ा मंगाया, वो यहाँ उनने अपने अलग उसमें मेज़र किया, आपने अलग मेज़र किया, तो छोटा आ गया बड़ा आ गया। तो इसलिए इन्होंने क्या एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया जिससे कि किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो और समस्या ना हो इससे, इसलिए इन्होंने इस SI यूनिट का सिस्टम बना दिया। तो आप पढ़ सकते हैं नीचे वाले नोट को बहुत अच्छे से। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज अब अगली यूनिट मिलता है, यहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटीज से। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज से जो चैप्टर स्टार्ट हुआ तो अपने 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज बताना है इस चैप्टर में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये हमारी इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट माने कि किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं। दूसरी होती हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं, ये हमारी बेसिकली जो होता है किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही ड्राइव्ड होती है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटी, किससे ड्राइव्ड होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और कुछ हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती हैं। तो आइए एक इन्हें देखते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में देखिए हमारे लिस्ट तैयार करते हैं हम लोग, क्वांटिटीज, नेम ऑफ यूनिट एंड सिंबल। तो हमारी बेसिकली 7 होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो लेंथ का आपको पता होगा मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। सिंबल वही सिंपली M, kg, S, A, K, CD,
मोल, मोल का MOL, ठीक है, कैंडेला का CD, और केल्विन का K, एम्पियर का A, सेकंड का S, K, किलोग्राम का KG, एंड मीटर का M। सप्लीमेंट्री, इसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की। दो हमारी यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि प्लेन एंगल रेडियन एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। तो प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे सर्कल में आपने पढ़ा होगा सेक्टर वाला, सेक्टर जब आप निकालते हैं सेक्टर का एरिया तो थीटा अपॉन रखते हैं ना 360, तो वो थीटा होता है, वो प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल में हमारा 3D फिगर होते हैं, जो सारे 3D फिगर, जैसे कि कोन होता है, सिलेंडर होता है, तो 3D फिगर में हमारा सॉलिड एंगल लेते हैं हम लोग, उसका उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये पहला पार्ट था तो इसलिए काफ़ी छोटा बनाया है, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और नेक्स्ट पार्ट में हम डायमेंशंस के बारे में जानेंगे, जिसका अगला टॉपिक है डायमेंशंस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हर परीक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी